हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। तो आज का पहला प्रश्न है कि केरल राज्य की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। चार ऑप्शन दिया गया है: पूनम अवस्थी, आर श्रीलेखा, टेसी थॉमस और सुमन बिष्ट। आपका सही आंसर है आर श्रीलेखा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आर श्रीलेखा को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? 1 जून, मतलब आज के दिन। ठीक, आज के दिन ये अपना पदभार ग्रहण करेंगी। अब ये जान लेते हैं कि इसके पहले ये किस पद पर कार्यरत थी। तो इसके पहले ये जेल विभाग में एडीजीपी के पद पर कार्यरत थी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि केरल राज्य की ये पहली आईपीएस महिला पुलिस अधिकारी हैं। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1960 तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है। और केरल के मुख्यमंत्री इस समय पिनाराई विजयन हैं। और यहाँ की राजभाषा मलयालम है। अब यहाँ पे डीजीपी की बात हुई है तो डीजीपी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डीजीपी यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जो कि आईपीएस द्वारा चुना जाता है। और इसे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स पत्रिका की 2020 की लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है: महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और इनकी जो जो है इस समय की जो कमाई है वो $26 मिलियन, मतलब भारतीय मुद्रा के अनुसार 196 करोड़ रुपए है। ठीक, इसी के स्थान पर फोर्ब्स की पत्रिका में इनको जो है स्थान मिला है। अब स्थान की बात आती है तो स्थान इनका जो है इस समय जो है वो 66वें स्थान पर है। इसके पहले ये 100वें स्थान पर थे, मतलब इन्होंने अपने स्थान में वृद्धि की है। और आपको बता दें कि इस पत्रिका के अनुसार अभी जो टॉप पे, मतलब कि सबसे नंबर 1 पे जो खिलाड़ी विद्यमान हैं वो टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं। रोजर फेडरर ने अभी जो पहला स्थान प्राप्त किए हैं, ये लियोनेल मेसी का स्थान प्राप्त किए हैं। अब लियोनेल मेसी इस समय तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लियोनेल मेसी एक स्टार फुटबॉलर हैं जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह। तो आपका जो सही आंसर है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को अभी हाल ही में बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक के जो प्रदर्शन किए थे खिलाड़ी, उनकी उन्होंने लिस्ट मांगी थी। तो जिसमें रोहित शर्मा का नाम आया है क्रिकेटर के रूप में। ठीक, अब रोहित शर्मा को किस लिए ये सम्मान मिल रहा है तो आपको बता दें कि भारतीय टीम के रोहित शर्मा उपकप्तान भी हैं। और इन्होंने 2019 में विश्व कप में 5 शतक लगाए थे। और साथ ही साथ इसके अलावा T20 क्रिकेट में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। इसलिए इनको यह पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इनके साथ साथ और जिनको जो है नामांकन किया गया है उनका नाम जो है आपको बता दें तो उनका नाम ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला क्रिकेटर के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी इस सम्मान से नामांकित किया जाना है। अब यहाँ पे बात हुई है अर्जुन पुरस्कार की। तो आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसको जो प्रारंभ किया गया था वो 1961 में शुरुआत की गई थी इसकी। और इसमें जो है 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है:
आइस सेट, जैसन 1, इबुकी और NPOSS। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है इबुकी। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें तो इबुकी को जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जापान के द्वारा किया गया था। ठीक, जापान द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता का पता लगाने के लिए इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। और इबुकी नामक उपग्रह को ले जा रहे H2A, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जो इबुकी नामक उपग्रह था उसको H2A रॉकेट का प्रक्षेपण कागोसिया स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि H2A रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था, जो कि कागोशिमा स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में इसको किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की सांद्रता के आंकड़े भेजता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में 1 लाख बेड तैयार करने वाला यह पहला राज्य बन गया है, जिसे कि मई में 1 लाख बेड तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया था कि पूरे मई के लास्ट तक 1 लाख बेड की तैयार करने की योजना उन्होंने बनाई थी। ठीक, जो कि अब पूरा हो गया है और यह पहला राज्य बन गया है भारत का 1 लाख बेड तैयार करने वाला। अब यहाँ पे बता दें आपको कि प्रदेश के सभी जिलों मतलब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में कोविड अस्पतालों को तैयार करने के लिए L1 L2 लेवल के व्यवस्था की जा रही है। अब L1 L2 क्या है? तो पहले हम आपको बता दें कि L1 और L2 के अलावा भी L3 लेवल के 25 अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। अब हम L1 L2 L3 के बारे में जान लेते हैं। तो L1 का मतलब है कि जो सामान्य बेड के अलावा ऑक्सीजन की भी व्यवस्था जहाँ पे की गई है, उसे हम L1 की कैटेगरी में रखे हैं। और ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की भी व्यवस्था जहाँ पे है जिस अस्पताल में, उसे हम L2 कैटेगरी में रखे हैं। और ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर भी और डायलिसिस की भी व्यवस्था जिस अस्पताल में है, उसे हम L3 कैटेगरी में रखे हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे LUL UCF सबसे निकट से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है 4 यहाँ पे। पहला है LPG उत्सर्जन नियंत्रण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण, तीसरा है GHG उत्सर्जन नियंत्रण और चौथा है नाइट्रोजन उत्सर्जन नियंत्रण। तो आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे सही है, GHG उत्सर्जन नियंत्रण। अब यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे LUL UCF की बात कही गई है, तो इसका हम पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका पूरा नाम लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री है। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। अब ये ग्रीन हाउस गैसें जो भी नियंत्रित होती हैं वो कैसे होती हैं और किस प्रोटोकॉल के तहत होती हैं? तो आपको बता दें कि ये एक टीम होती है, एक संगठन होता है, जिसका जो है साल में 1 या 2 बार उसके लिए बैठक होती है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती है। अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात कही गई है, तो हम आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 से अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैविक प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस और उपरोक्त सभी।
तो आपका जो सही आंसर है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब हो गया, पर्यावरण मतलब परिधन आवरण, परिधन आवरण मतलब पर्यावरण, ठीक। और प्रदूषण मतलब किसी भी चीज़ को प्रदूषित करना, प्रदूषित मतलब गंदा करना। अगर हमारा जो परिवेश है, पर्यावरण है, अगर वो किसी भी चीज़ की वजह से गंदा हो रहा है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण, चाहे वो वायु प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण, किसी भी चीज़ की वजह से वो गंदा हो रहा है तो वो प्रदूषित हुआ। तो वो सब मिला के इसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात हुई है कि PM10 और PM10 2.5 की। तो आपको हम बता दें कि PM10 और PM2.5 एक कण होते हैं, इनकी एक अलग संरचना होती है और आकार होता है, और कभी कभी इन्हें हम एरोसोल भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि पर्यावरण की बात हुई, तो पर्यावरण के हम बता दें आपको कि पर्यावरण कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण की वजह से ही प्रदूषित हों। ये गैसीय प्रदूषकों के अलावा वातावरण के कणों द्वारा भी प्रदूषित होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आपका 10 और 2.5 की वजह से भी ये प्रदूषित हो सकते हैं। इसका एक ये सैंपल है पर्यावरण प्रदूषण का, ये एक सैंपल है, ठीक। और आपको इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और बता दें कि इन्हें अक्सर प्लेटिंग डस्ट के रूप में सूचीबद्ध भी किया जाता है, लेकिन उन्हें पार्टिकुलेट मैटर के रूप में जाना जाता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब जैसे कि PM10, PM2.5, PM1 और PM0.1 जैसे पार्टिकुलेट मैटर को क्रमशः 10, 2.5, 1, 0.1 माइक्रोन से छोटे एक एरोडायनेमिक व्यास वाले कणों के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी जो संरचना होती है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि PM10, PM2.5 जो सैंपल है वो पर्यावरण प्रदूषण का सैंपल है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब आपको बता दें कि भारत में मूंगा चट्टान 4 जगहों पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहला स्थान है वह है मन्नार की खाड़ी, जैसा कि आपके ऑप्शन ए में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी की चर्चा हुई है। तो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिम तट पर यह स्थित है। और यहाँ पे बात कही गई है कि जो है ये पहला आपका ऐसा जगह है जहाँ पे मन्नार की खाड़ी में मूंगा चट्टान पाई जाती है। दूसरा स्थान लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में यह स्थित है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है और इसकी राजधानी करवत्ती है, ठीक। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप के बाद जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और जो चौथी जगह पर जहाँ पे मूंगा पाया जाता है वो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कच्छ जिला और जामनगर जिले के मध्य स्थित है और इस खाड़ी के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। सुनील गावस्कर की, कपिल देव की, संदीप पाटिल की कि रवि शास्त्री की। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है संदीप पाटिल। संदीप पाटिल का पूरा नाम संदीप मधुसूदन पाटिल है और संदीप पाटिल भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1956 मुंबई में हुआ था। और आपको बता दें कि ये तो खिलाड़ी थे ही, इनके पिता भी खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी और प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी थे, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, जिनका नाम मधुसूदन पाटिल था। और राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन तथा टेनिस और फुटबॉल के कुशल खिलाड़ी भी थे, ठीक। तो यहाँ पे आपका हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वर्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है,
नवजोत सिंह सिद्धू, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद और पीवी सिंधु। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है पुलेला गोपीचंद। ठीक, तो पुलेला गोपीचंद के बारे में हम आपको बता दें तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। ठीक, गोपीचंद अकादमी भी चलाते हैं और इनका जन्म 16 नवंबर 1973 आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो अर्जुन पुरस्कार इनको 2000 में मिला था, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने पाया था। पद्म भूषण 2014 में इनको मिला था। राजीव गांधी रत्न इनको मिला और इसके साथ साथ इन्हें 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला बैडमिंटन के क्षेत्र में और पद्मश्री इनको 2005 में मिली। ठीक, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे एक चीज़ अहम है कि यहाँ पे पीवी सिंधु की बात की गई है। तो पीवी सिंधु रियो और रजत पदक की ओलंपिक में विजेता थी और पीवी सिंधु के पुलेला गोपीचंद कोच है। ठीक, यहाँ पे पीवी सिंधु की ये जीवनी नहीं है बल्कि पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के कोच है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं अपने उन 10 प्रश्नों पे जो कि आज आधारित हैं। कुछ हम आज के आपके लिए लेके आए हैं ये यूपी उत्तर प्रदेश के आधारित प्रश्नों पे जो भी प्रश्न बने हैं अभी, क्योंकि यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जो भी अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो यूपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए हमने आपको जो है उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन यहाँ पे आज सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने उन क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पायरेथम, बेलाडोना, जेरेनियम और कुटकी। तो फटाफट सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलाडोना। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए और अगर कहीं भी अगर आपकी गलती हो रही हो या कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी का है? अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, SN यादव, मोहम्मद वसीम खान, जमुना प्रसाद शर्मा और मोहम्मद सईद। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है SN यादव। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। SN यादव का उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और इनका तैराकी से संबंध है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, उर्वशी, स्मित की रेखाएं, यामा, मेरा परिवार। तो इन चारों में से महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, उर्वशी। उर्वशी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते चलिएगा। आपके हर परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन हिंदी साहित्य से हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे जो भी रचनाएं, जो भी पुस्तकों का नाम बताया जा रहा है वो आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो यहाँ पे आपका इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। ठीक, जिन्हें हम आज्ञेय की उपाधि दी थी, इनको हम आज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्ष 1978 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1986 में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा है? आपका जो सही आंसर है वो है वर्ष 1980 में। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 3 फरवरी 1975 को, 12 मार्च 1976 को, 16 जनवरी 1978 को, 9 सितंबर 1979 को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा इन चारों में से कौन सा होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1975। 3 फरवरी 1975 को अपने आंसर से मिला लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और आगरा में। इन चारों शहरों में से आपका उत्तर कौन सा सही होगा? यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988 में, 1984 में, 1992 में कि 1990 में? तो किस वर्ष पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1992। 1992 को अपने आंसर से मिला लीजिए। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1971 को, 26 जून 1973 को, 30 दिसंबर 1976 को कि 8 सितंबर 1978 को? तो यहाँ पे इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 1976। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन किया गया था। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्र का संपादन एवं प्रकाशन नहीं किया था? नवज्योति का, हरिश्चंद्र चंद्रिका का, बाल बोधनी का कि हरिश्चंद्र मैगजीन का? तो यहाँ पे आपका इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया गया था। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है नवज्योति। ठीक, नवज्योति का प्रकाशन इनके द्वारा और नहीं किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है नवज्योति। अब इसके साथ हम आज के वीडियो में इतना ही, और फिर किसी अन्य वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।